हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक शीट पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 13 जून की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो आपका रेलवे है वो जो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ही रिपीट करता है आपका। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी पीडीएफ डाल दे देंगे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शंस थे ए प्रथम अभिलेख, बी ऑप्शन था 13वां शिलालेख, सी ऑप्शन था रोहमनदेई अभिलेख और डी ऑप्शन था आपका प्रयाग स्तंभ लेख। करेक्ट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी 13वां शिलालेख इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वां शिलालेख इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन ये एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप का भी उल्लेख है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के आसपास लड़ा गया था। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म नीति का प्रचार किया। ये आपका क्वेश्चन था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का निधन जो मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस थे ए 1856, बी ऑप्शन था 1857, सी ऑप्शन था 1858 और डी ऑप्शन था आपका 1859। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1858 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। 1858 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि रानी लक्ष्मीबाई का निधन 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में युद्ध में हुआ था। वे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे वीर योद्धाओं में से एक थी। उनका प्रसिद्ध नारा और साहस भारी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ। ऑप्शंस थे ए 2015, बी ऑप्शन था 2016, सी ऑप्शन था 2017 और डी ऑप्शन था आपका 2018। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2017 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। जो जो भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था 2017 में, यानी कि 2017 इसका एकदम आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यही बताया कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत 9 जून 2017 को पूर्ण सदस्य बना था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की थी। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी और इनका मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है। और जो इसकी स्थापना यही बताया कि 2001 में भारत पूर्ण सदस्य बना, 2017 में मुख्यालय है बीजिंग चीन में एससीओ का मुख्यालय है। ये आप याद रखते हैं ना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन था 25 जनवरी 1950, सी ऑप्शन था 15 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन था आपका 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1950 का एकदम करेक्ट आंसर था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। इसी कारण 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी एग्जामों के एनालिसिस कराए जाते हैं और जो आप वहाँ पे आपका एनालिसिस करा रहे हैं ये आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है आपका जो। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी पीडीएफ डाल देंगे जो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन था आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन थे ए 64.84%, बी ऑप्शन था 73%, सी ऑप्शन था 74.04% और डी ऑप्शन था आपका 82.14%। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 74.04%। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। इसको आप देख सकते हैं कि 2011 सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर 42.14 थी और जो महिला साक्षरता दर थी वह 65.46%। 2001 में कुल साक्षरता दर 64.84 थी, जो 2011 में बढ़कर 74.04 हो गई। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था
कि भारत में एक विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन थे ए 4 वर्ष, बी ऑप्शन था 5 वर्ष, सी ऑप्शन था 6 वर्ष और डी ऑप्शन था स्थायी यानी कि परमानेंट। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष यानी कि 5 ईयर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एमएलए का कार्यकाल 5 ईयर का होता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में दिया गया है। इसको आप याद रखना कि अनुच्छेद 172 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा भंग होने का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। ये आप पॉइंट जरूर याद रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन थे ए 7वां, बी ऑप्शन था 8वां, सी ऑप्शन था 10वां और डी ऑप्शन था आपका 23वां। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 23वां आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की जो रैंक है वह 23 में। अगर आपका 2025 का पूछा गया होगा कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर 2025 का आपका पूछा गया होगा तो आपका 10th पोजीशन सही हो गई। लेकिन आपका 2026 कुछ बच्चों ने बताया कि 2026 पूछा गया तो इसका 23 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर 25 होगा तो 10वां होगा। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत 30वें स्थान पर रहा। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 13 स्थान नीचे खिसक गया है। हाई परफॉर्मेंस और मीडियम परफॉर्मर श्रेणी में आ गया है। ये 13 स्थान नीचे खिसक गया यानी कि पहले 10 पे था, अब 13 स्थान नीचे खिसक गया यानी कि पूरे 30 पर हो गया है 2026 में। 25 पूछा गया 2025 पूछा गया तो 10वें स्थान पर था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया संत ज्ञानेश्वर हैं जो ज्ञानदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ ज्ञानेश्वरी निम्नलिखित में से किस पवित्र हिंदू ग्रंथ पर लिखी गई एक टिप्पणी? ऑप्शन थे ए रामायण, बी ऑप्शन था महाभारत, सी ऑप्शन था आपका भगवत गीता और डी ऑप्शन था आपका ऋग्वेद। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित भारतोद्दीप का जो आपकी भगवत गीता पर लिखी गई एक प्रसिद्ध मराठी टीका है। इसकी रचना 13वीं शताब्दी में की गई थी। ज्ञानेश्वर ने भगवती गीता के गूढ़ संदेश को सामान्य लोगों पर तक सरल भाषा में पहुंचाया। यह मराठी साहित्य में के महान ग्रंथों में से एक माना जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ताल से संबंधित है? ऑप्शन थे ए शहनाई, बी ऑप्शन था मृदंगम, सी ऑप्शन था आपका सितार और डी ऑप्शन था आपका बांसुरी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृदंगम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये मृदंगम है। तबला अगर आपका ऑप्शन में होगा तो तबला करेक्ट होगा। अगर मृदंगम होगा तो मृदंगम एकदम करेक्ट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी मृदंगम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि मृदंगम दक्षिण भारत शास्त्रीय संगीत कर्नाटक संगीत का प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। इसका उपयोग संगीत में ताल और लय बनाने के रखने के लिए किया जाता है। यह तबले की तरह ही एक वाद्य यंत्र है यानी कि तबला अगर ऑप्शन में होगा तो तबला सही होगा, मृदंगम होगा तो मृदंगम सही होगा। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में निम्नलिखित में से किन देशों ने शीर्ष 3 स्थान हासिल किए? ऑप्शन थे ए अमेरिका, चीन और जर्मनी, बी ऑप्शन था स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग और सी ऑप्शन था आपका डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन और डी ऑप्शन था आपका भारत, जापान और यूके। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा, जो आपका सिंगापुर है वह सेकंड स्थान पर रहा और जो आपका हांगकांग है वह तीसरे स्थान पर रहा यानी कि थर्ड पोजीशन पर हांगकांग रहा, सेकंड पोजीशन पर सिंगापुर और फर्स्ट पोजीशन पर आपका स्विट्जरलैंड रहा। या आप इनकी पोजीशन भी याद रखना। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीवी ग्राम जी विधेयक के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक ग्रामीण परिवार को अधिकतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ऑप्शन थे ए 100 दिन, बी ऑप्शन था 125 दिन, सी ऑप्शन था 150 दिन और डी ऑप्शन था आपका 200 दिन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 125 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 125 दिन की गारंटी दी जाती है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि बीवी ग्राम जी विधेयक के प्रावधानों के अनुसार एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार अवसर प्रदान करना और उनकी आय बढ़ाना है। यह सामान्य मनरेगा की 100 दिनों की गारंटी से अधिक है। यदि आपका अगर मनरेगा पूछता तो आपका 100 दिन होता। 100 दिन की गारंटी मनरेगा देता है और 125 दिन की गारंटी ये आपको देता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन थे ए 1950, बी ऑप्शन था 1952, सी ऑप्शन था 1955 और डी ऑप्शन था आपको 1960। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 1955 में आपका जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम
पारित किया गया था। अब अगर आपसे ये पूछे कि नागरिकता में अब तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने व प्राप्त समाप्त होने और उनसे संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। भारतीय अब संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, जबकि विस्तृत प्रावधान जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CMS-03 संचार उपग्रह के किस प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ऑप्शन थे ए PSLV C-50, बी ऑप्शन था आपका GSLV MK सेकंड, सी ऑप्शन था आपका LV-M3 M5 और डी ऑप्शन था SSLV D1। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, LV-M3 M5 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो CMS-03 उपचार संचार उपग्रह जो आपका लॉन्च किया गया था LV-M3 M5 के द्वारा। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं कि CMS-03 को 2 नवंबर 2025 को इसरो के LV-M3 M5 प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह में से एक और इसे भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा जो GTO से में स्थापित किया गया। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में किस संशोधन वर्ष संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया? ऑप्शन थे आपके ए 1955, बी ऑप्शन था 1976, सी ऑप्शन था 1989 और डी ऑप्शन था 1995। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1976 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 1976 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में 1976 1955 से 1976 में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का रख दिया गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन को लागू करने के लिए बनाया गया। 1976 में संशोधन के बाद इनके प्रावधानों को अधिक कठोर और प्रभावी बनाया गया। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में पदोन्नति के मामलों में योग्यता अंकों, छूट और मूल्यांकनों के मानकों को कम करने का प्रावधान कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम करता है? ऑप्शन थे ए 81वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन था 82वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी ऑप्शन था 84वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 82वां संविधान संशोधन अधिनियम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं कि 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन किया गया है। इसके तहत SC ST उम्मीदवारों को सरकारी सेवा पदोन्नति यानी प्रमोशन में मामलों में योग्यता अंकों में छूट, मूल्यांकन के मानकों में कमी और प्रदान की जाने की अनुमति दी गई है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CPU का कौन सा भाग अंकगणितीय संचालन कार्य करता है? ऑप्शन थे ए कंट्रोल यूनिट यानी ECU, बी ऑप्शन था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन था मेमोरी यूनिट और डी ऑप्शन था आपका कैश मेमोरी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वह भाग होता है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे अंकगणितीय कार्य करता है। एंड और नॉट की तुलना में जैसे तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्य भी कर सकता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देंगे। जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी सारी आपको PDF अपलोड कर देंगे, जिसको आप आसानी से देख सकते हो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।